नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। खुद का खेत जोतने से पहले 1 लाख की रंगदारी नहीं दी तो रंगदारों ने मौत के घाट उतार दिया। हर किसी को हिलाकर रख देने वाली इस वारदात का पूरा सच आज आपके सामने होगा। इसके अलावा आज हम आपको पुलिस के खौफ में जी रहे 4 मासूम और एक बुजुर्ग की ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि क्या पुलिस वाले अंधे हो गए हैं। साथ ही आज ये भी देखेंगे कि कहां की पुलिस कारतूस वाली लेडी को तलाश रही है। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। सोचिए कि आपसे अपनी खेत जोतने के बदले रंगदारी मांगी जाए और जब आप इससे इनकार करें तो आपको गोली मार दी जाए। क्या ऐसा हो सकता है? आप सोच रहे होंगे नहीं, लेकिन ऐसा होता है और हुआ। गुरुवार को सहरसा में ऐसा ही हुआ। एक शख्स से अपनी खेत जोतने के बदले रंगदारों ने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और जब वो बिना रंगदारी दिए खेत में ट्रैक्टर लेकर पहुंच गया तो रंगदारों ने उसकी जान ले ली। सहरसा में रंगदारों का खूनी खेल। रंगदारी नहीं देने पर किसान की हत्या। हमले में बाल बाल बची 2 लोगों की जान। ये तस्वीरें तब की हैं जब गुरुवार को रंगदारों की चलाई गोली लगने के बाद संजय यादव को गंभीर हालत में सहरसा सदर अस्पताल लाया गया था। लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिश के बाद भी जब यहां संजय की हालत सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया। लेकिन इनके दरभंगा पहुंचने से पहले ही सहरसा में एक खबर पहुंच गई कि 1 लाख रुपए के लिए रंगदारों ने 150 रुपए की जो गोली चलाई थी वो संजय की जान लेने में कामयाब हो गई। और इस खबर ने हर उस शख्स को खौफ के समंदर में धकेल दिया जिनके इलाके में रंगदारों का राज चलता है। रंगदारों ने मांगी थी 1 लाख की रंगदारी। खेत जोतने के लिए मांगी थी रंगदारी। बिना रंगदारी दिए खेत जोतना पड़ा भारी। रंगदारों की गोली का शिकार बने संजय यादव इटहरी थाना इलाके के बखनाही गांव के रहने वाले थे और रंगदारों ने जब उन पर हमला किया उस वक्त वो अपने पिता धनिक यादव और भाई सोनमणि यादव के साथ जुताई के लिए अपने खेत पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उनसे उन्हीं की रैयत खेत जोतने के बदले पड़ोसी खुरेशान गांव के अपराधियों ने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। लेकिन इन्होंने रंगदारी दिए बिना ही खेत की जुताई शुरू कर दी, जिसका पता चलने पर वो आए और खूनी खेल खेल कर चले गए। रुपा मांगलक 1 लाख नहीं दिलिए पर गोली फरसा चला दिलके। संजय यादव के कंठ में गोली लगली गढ़ में हमरा फरसा चला। तो क्या आदमी जख्मी भेलो? 3 आदमी। तो 2 आदमी के की भेले? फरसा मारलके। 2 आदमी के फरसा गोली केकरा लगले? संजय के। क्या ये घटना घटले? रुपा नहीं दिलिए से मारलके। रुपा आदमी के खेत जोते तो भाग तो गोली चल मरगत कर गोली चल गया लागे। धनिक यादव और सोनमणि अब इस बात का अफसोस मना रहे हैं कि हमलावरों ने फरसे की जगह उन्हीं पर गोली क्यों नहीं चला, क्योंकि यहां से जाने के बाद इन्हें फिर से उन रंगदारों का कहर झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने विजेंद्र यादव, दुलार चंद यादव और सिंहेश्वर यादव नाम के जिन 3 रंगदारों सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है वो सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। हर किसान उन्हें अपनी खेत जोतने से पहले रंगदारी पहुंचाता है और जो नहीं पहुंचाता उसका यही हाल होता है। लेकिन पुलिस कह रही है कि अब ऐसा नहीं हो। खेत जोतने क्रम में 1 लाख रुपया का रंगदारी मांगा गया है। रंगदारी नहीं देने के कारण एक आदमी गोली मार दी गई है, 2 आदमी का फरसा से घायल कर दिया गया है। क्या कर रहे हैं इस मामले में? इस मामले में हम लोग जांच कर जैसे आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एक आदमी तो बेहोश है जिसका बयान लेके कार्रवाई करेंगे।
कार्रवाई होगी माने? एकदम निश्चित कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जिस जगह पर रंगदारों ने ये खूनी खेल खेला वो दियारा का इलाका है। रंगदारों ने रंगदारी की शुरुआत दियारा के जमीन पर खेती के बदले रंगदारी वसूलने से की थी, लेकिन जब उससे हासिल होने वाली रकम कम लगने लगी तो उन्होंने रैयत जमीन पर खेती के बदले भी रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर दिया। और ये बात पुलिस को भी पहले से पता है। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। आखिर कौन है वो कारतूस वाली लेडी और क्या उस गैंग की सरगना है या फिर एक सप्लायर कारतूसों की? पटना पुलिस उस लेडी की तलाश में लंबे अरसे से जुटी हुई है, लेकिन एक बार फिर वो उसके हाथ से निकल गई। कौन है कारतूस वाली लेडी? किसके लिए काम करती है कारतूस वाली लेडी? कहां गायब हो गई वो खतरनाक महिला? ना तो ये गोलियों की प्रदर्शनी का नजारा है, ना ही पटना पुलिस इन गोलियों को नीलाम कर रही है, और ना ही ये बेकार या बर्बाद हो चुकी गोलियां हैं, बल्कि 315 बोर की ये वो 120 गोलियां हैं जिन्हें ये शख्स कारतूस वाली लेडी को सप्लाई करने पटना जंक्शन के पास पहुंचा था। लेकिन पैकेट में बंद ये कारतूस उस अनजान लेडी तक पहुंचने से पहले पटना पुलिस के हाथ लग गई। एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ हथियार सप्लायर जो हैं वे हथियार या एम्यूनिशन के साथ में पटना आने वाले हैं। तत्काल उसके सत्यापन के लिए और त्वरित कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक राशिद जमा के नेतृत्व में एक टीम को बनाया गया और स्टेशन रोड के पास से गांधी मैदान थानाध्यक्ष एवं टीम के द्वारा एक अपराधी जिसका नाम वीरेश शर्मा जो बताता है उसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से तलाशी में पुलिस को कुल 120 चक्र .315 बोर का गोली मिला है और इसके अतिरिक्त कुछ दस्तावेज इसके पास से बरामद हुए हैं। 315 बोर की इन 120 कारतूस की बरामदगी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है, और उससे भी बड़ी कामयाबी है कारतूसों के साथ हुई इस शख्स की गिरफ्तारी। पुलिसिया पूछताछ में इस शख्स ने खुद को यूपी के मैनपुरी का निवासी और अपना नाम वीरेश शर्मा बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हथियार का पुराना सौदागर है और उस गिरोह का गुर्गा है जिसके तार महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये यकीन करना मुश्किल है कि इसका नाम वीरेश शर्मा ही है, क्योंकि इसके पास से 2 अलग अलग नाम के लोगों के वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ हुई है, उसके अनुसार वीरेश शर्मा ने अपने आप को मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया है और उसने बताया है कि ये गोली यहाँ पे सप्लाई करने के लिए कोई राजा नामक व्यक्ति जो छद्म नाम हो सकता है और किसी महिला के साथ में इसका संपर्क हुआ था और इसको ये गोली यहाँ डिलीवरी करने का जो एक कॉन्टैक्ट मिला था। इसके पूर्व में भी ये गोली और जो हथियार सप्लाई के जो कांडों में संलिप्त रहा है, किन किन कांडों में कहाँ पे संलिप्त रहा है, किस किस प्रकार से किया गया है, वो जानकारियाँ जुटाई जा रही है, पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सारे राज उगल देगा, लेकिन अब तक इसने जो राज उगले हैं उससे चिंता की बात यह सामने आई है कि अवैध हथियारों की तस्करी में महिला अपराधियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लगातार बातें आती रही हैं कि जो मुंगेर से जो हथियार सप्लाई का जो गिरोह है और जो कानपुर से जो गोलियों इत्यादि का सप्लाई का गिरोह, उसमें बराबर महिलाओं की संलिप्तता सामने आती रही है और जो इस तरीके की महिलाएं हैं उनमें से काफ़ी सारी चिन्हित भी हैं और जो भी है महिला है या पुरुष है जो इस गिरोह में इस तरीके का अवैध काम करेगा उन सभी के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से महिला के तौर पे आइडेंटिफाई करने में थोड़ी समस्या होती है, परंतु निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक ये सारे कारतूस पुणे की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पुणे से इन्हें हासिल कैसे किया गया और किन किन हाथों से होते हुए ये पुणे से पटना तक पहुंचा। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या अंधी है सहरसा पुलिस।
जो शख्स अपने दम पर 4 कदम चल नहीं सकता और जिन बच्चों ने अभी अभी चलना सीखा है, क्या वो किसी के लिए खतरनाक हो सकते हैं? क्या वो दंगा फसाद मचा सकते हैं? हम आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 100 साल के बुजुर्ग से खतरा, 7-8 साल के बच्चों से अशांति की आशंका। बदहवास हैं बुजुर्ग, बेचैन हैं बच्चे। क्या अंधी है सहरसा पुलिस? क्या ये बुजुर्ग किसी के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या ये किसी की जान ले सकते हैं? या फिर क्या ये कहीं दंगा फसाद मचा सकते हैं? सोचिए। 2 लोगों के सहारे भी जो शख्स ठीक से नहीं चल सकता, क्या वो किसी को चलता कर सकता है? इस सवाल का जवाब दिमाग पर जोर डालकर ढूंढिए। लेकिन हम आपको सिर्फ यही सवाल नहीं दे रहे, बल्कि सवाल इन 4 मासूम बच्चों से भी जुड़ा है, जिनमें सबसे छोटी लड़की की उम्र है 7 साल और सबसे बड़े लड़के की उम्र है 10 साल। लेकिन यहां भी सवाल यही है कि क्या ककहरा पढ़ने वाले ये बच्चे कोहराम मचा सकते हैं? क्या गिनती पहाड़ा सीख रहे ये बच्चे किसी को अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गिनने को मजबूर कर सकते हैं? क्या ये ऐसा बवाल कर सकते हैं कि उसे कंट्रोल करने के लिए कानून के सिपाहियों को तैनात करना पड़े? पुलिस की कारस्तानी की लंबी फहरिस्त है। ताजा वाकया नवहट्टा थाना का है, जहां के पुलिस अधिकारी ने 4 नाबालिग बच्चे और एक 100 वर्ष के बुजुर्ग के खिलाफ 107 का नोटिस जारी किया है। पुलिस के अधिकारी को आशंका है कि ये 4 बच्चे और 100 वर्ष के बुजुर्ग ये मिल करके न केवल बवाल कर सकते हैं, बल्कि बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम भी दे सकते हैं। जी हां, सहरसा पुलिस की नजर में नवहट्टा थाना इलाके के पश्चिम टोला निवासी ये 4 बच्चे और 100 साल के ये बुजुर्ग खतरनाक हैं। और पुलिस ने जब इनसे अशांति की आशंका जताई तो सहरसा अनुमंडल कोर्ट ने इनके खिलाफ 107 के तहत नोटिस जारी किया। लेकिन नोटिस क्या होती है ये इन बच्चों को नहीं मालूम, और नोटिस आया क्यों है इस बुजुर्ग को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक बात जो इन बच्चों को इसी उम्र में समझ में आ गई, वो ये कि पुलिस बड़ी खतरनाक चीज होती है। हमको डर लगता है। डर लगता है? काहे? पुलिस फंसा दी इसे। कौन से क्या चाहती हो? इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहती हो? हमको पुलिस फंसा दिया। किस चीज में फंसा दिया बेटा? कैसे फंसा दी है पुलिस? हमको पता नहीं है। पढ़ते हैं स्कूल में, हमको पुलिस फंसा दी। पुलिस फंसा दी है? हम अपराधी हैं। नहीं बेटा, तुम तो अपराधी नहीं हो, तो पुलिस कैसे फंसा दी? नहीं जानते। तोरा पर केस भेले है, 107 के नोटिस ले तोरा, जाने छो? नहीं जाने छो? उठ बैठ होबे नहीं कर। उठ बैठ नहीं छो? बीमार छो? बीमार कि एकदम उम्र ज्यादा भेल। तोरा नोटिस भेले है, जाने छो? बेटे के साथ बेटी शाजदा, जुरेदा और रिफत को खौफजदा देखकर मोहम्मद जुबैर भी रात में सो नहीं पाते। बच्चों के दिमाग से डर निकालने की कोशिश करते हैं तो पिता इद्रिश की हालत देखकर घबरा जाते हैं। न हम सोते हैं न बच्चा सोता है सर। आप लोग बता दीजिए, आप कह दीजिए सर, हम क्या करेंगे? आप लोग को इंसाफ हमको दिला दीजिए सर, हम कैसे रहेंगे? हो सकता है कि आपको इस हकीकत पर हैरानी हो रही हो, लेकिन हैरान होकर ही सही इस सवाल का जवाब तलाशिए कि क्या ये बच्चे और ये बुजुर्ग किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, या फिर इस नोटिस से इन्हें जो साबित किया जा चुका है वो सच खतरनाक है। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा।
अगर आपने उन सवालों के जवाब तलाश लिए तो ठीक, वरना हम आपको 100 साल के बुजुर्ग और उन 4 बच्चों की असलियत बताते हैं। बच्चों की हकीकत के साथ ही सहरसा पुलिस की सच्चाई भी बेपर्दा हो जाएगी। ऐसी सच्चाई जिसके बाद आप यही कहेंगे कि क्या अंधी है सहरसा पुलिस, और अगर नहीं तो फिर किन आंखों की बदौलत वो कानून की हिफाजत का जिम्मा संभाल रही है। नजरें गड़ा कर देखिए, 100 साल के मोहम्मद इदरिस की चाल देखिए और गौर से देखते हुए 7 से 10 साल की उम्र के इन बच्चों की ताकत का अंदाजा लगाइए। क्या ये पांचों मिलकर भी किसी साधारण कद काठी वाले इंसान को पानी पिला सकते हैं? उसके लिए खतरा बन सकते हैं? कहीं दंगा फसाद मचा सकते हैं? इन सवालों के बदले आपका जवाब शायद ही हाँ होगा। और अगर ऐसा है तो आप सहरसा पुलिस जैसी पारखी नजर नहीं रखते, क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये पांचों मिलकर अशांति फैला सकते हैं। और जब पुलिस ने एक शख्स की शिकायत पर बिना इन्हें देखे और बिना जाने कोर्ट में ये दलील दी, तो वहां से इनके नाम धारा 107 के तहत नोटिस जारी हो गया। पूजा करके 107 करवा दिया पुलिस से मिल करके। सर हम लोग परेशान हैं, बच्चा उच्चा परेशान है, सब चारों बच्चा पर 107 करवा दिया है। भर रात सोते हैं नहीं। जब हम जाते हैं पुलिस के नज़दीक चारों बच्चा लेकर के, तो कहता है जाओ जहाँ जाना है जाइए। अब बोलिए सर, आप हमको रास्ता बता दीजिए, जो चारों बच्चा अपराधी है, अब हम कहाँ जाएंगे सर? हमारा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। आखिर बच्चों को क्यों लपेट लिया है पुलिस वालों ने? हमको कोई मालूम नहीं है सर जो कि कैसे वो लपेट लिया है। सहरसा के नवहट्टा थाना इलाके के पश्चिम टोला निवासी इस बुजुर्ग के बेटे और इन बच्चों के पिता मोहम्मद जुबैर के मुताबिक इनका अपने पटीदारों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर उन्होंने पूरे परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस ने उनकी ताकत और हैसियत को सलाम करते हुए इनके घर ये नोटिस भिजवा दिया। हैरान करने वाली इस कानूनी घटना की खबर मिलने पर जी मीडिया ने जब पुलिस वालों से सवाल किया तो उनकी दलीलें क्या थी, ये सुनिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब पुलिस को कोई सूचना है, जमीन विवाद से संबंधित ये मामला, ये कोई कांड से संबंधित मामला नहीं है, इसमें अनुसंधान की आवश्यकता है। जब कोई जमीन विवाद के संबंधित मामला पुलिस के पास आता है तो उसमें आवेदन में जिन व्यक्तियों का नाम अंकित रहता है, पुलिस प्रथम दृष्टया उन्हीं नामों के आधार पर 107 का प्रतिवेदन भेजती है। लेकिन जब ये हमारे संज्ञान में लाया गया है कि ऐसी घटना घटी है और ऐसी त्रुटि या गलती पाई गई है, तो हम जल्द ही इसका निराकरण करेंगे। जमीन विवाद के मामलों में सहरसा पुलिस कैसे काम करती है, ये उसके एएसपी ने खुद बता दिया। लेकिन सवाल ये है कि उसके काम का ये कैसा तरीका जो नादान उम्र के इन बच्चों के साथ बुजुर्ग को बिना किसी अपराध के मुजरिम होने का एहसास करा रहा है। जाहिर सी बात है कि पुलिस के अधिकारी मौकाए वारदात पर जाने की जगह अपने कार्यालय या फिर अपने आवास पर तफ्तीश करते हैं, या उसी की बानगी है। मामला गंभीर और हैरत अंगेज है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी कितना गंभीर होते हैं और जांच अधिकारी के खिलाफ कैसी कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, नवहट्टा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे नेपाल में कहां हुआ हिंदुस्तान की लड़की से गैंगरेप। हिंदुस्तान की वो लड़की मेला घूमने नेपाल गई थी, लेकिन वहां रात के वक्त 7 लड़कों ने उसे मेले से अगवा कर अपनी हवस का शिकार बना डाला। हालांकि सभी आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए। नेपाल में भारत की लड़की से गैंगरेप। विश्व प्रसिद्ध गढ़ी माई मेला में हुई वारदात। पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार।
इन 7 नेपाली युवकों को पुलिस ने हिंदुस्तान की इस लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। और इन्होंने जिस वारदात को अंजाम दिया उससे नेपाल के बरियारपुर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध गढ़ी माई के मेले में दहशत कायम हो चुका है। लड़की के मुताबिक बुधवार की रात 2 बजे के करीब इन 7 लड़कों ने इसे मेला परिसर से अगवा किया और फिर थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर इसे बारी बारी से अपनी हवस का शिकार बनाया। वो लड़का लोग तुम्हारे साथ क्या किया है? कुछ गलत काम किया है हमारे साथ, इज्जत लूटा है। शायद ये आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते अगर नेपाल पुलिस की टीम उस वक्त गश्त पर ना निकली होती। गश्त के दौरान ही पुलिस टीम की नजर 7 लड़कों से घिरी इस लड़की पर पड़ी और उसने माजरा समझते ही इन्हें धर दबोचा। और एक लड़की रात की वो उस लोगों 1:30 बजे 1:30 से 2 बजे रात के बीच हमने जब लड़की को इनके साथ देखा तो हमें शक हुआ, जिसके बाद हम इन्हें लेकर जिला पुलिस मुख्यालय गए। वारदात गढ़ी मेला परिसर वाली जगह के पास हुई। लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। आगे की जांच के लिए हमने कोर्ट से आरोपियों की कस्टडी मांगी है। मामले में पुलिस की मुस्तैदी काबिले तारीफ है, लेकिन नेपाल के 12 जिले के बरियापुर में मेला घूमने आए हिंदुस्तान के दूसरे लोग इस वारदात से दहशत में हैं। आपको बता दें कि मेले वाली जगह हिंदुस्तान के बॉर्डर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हर 5 साल पर लगने वाले इस मेले में शामिल होने वाले 75% लोग हिंदुस्तान के निवासी होते हैं। ऋषिकेश आजाद, जी मीडिया, बारा, नेपाल। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही।